हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी शब्द में संधि बता सकते हो कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो मैं आपको संधि से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ और साथ ही साथ हम संधि के विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी शब्द के अंदर संधि बता सकते हैं कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि होने वाली है। मैं आपको वीडियो के बीच में ही कहीं बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि संधि क्या होती है। संधि का अर्थ है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई शब्द है रमा प्लस ईश। ठीक है, रमा प्लस ईश। तो यहाँ पर रमा का जो माँ है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी आ की मात्रा आई है और यहाँ पर जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ई, तो इनके मिलने से ए बनता है। ठीक है, रमेश बनता है, रमा प्लस ईश से बनता है रमेश। तो इस तरह से संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर कई लोगों को संधि और समास के बीच में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो संधि जो है ये ध्वनियों का मेल है, यानी कि ये छोटे से छोटे वर्ण का मेल होती है संधि, और समास होता है शब्दों का मेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रमेश के अंदर रमा प्लस ईश इस तरह से संधि होगी, और शब्दों का जो मेल है वो होता है समास। जैसे कि राजा का पुत्र होता है राजपुत्र। ठीक है, तो ये कहलाते हैं समास। तो आज की इस वीडियो में हम संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्वर संधि के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्वर संधि के अंदर आपको जो शब्द दिए जाएंगे, इसके पहले शब्द का आखिरी अक्षर में जो स्वर होगा प्लस में दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर स्वर होगा, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम उदाहरण के जरिए समझेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और फोर्थ है यण संधि, एंड फिफ्थ है अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। संधि नंबर 1, दीर्घ संधि। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात इसके अंदर हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ। ए या आ आता है और उसके साथ में दूसरा शब्द जो है उसके साथ में आ अथवा ए आता है, तो इनके मिलने पर हमेशा बड़ा आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई अगर पहले शब्द में आते हैं और दूसरे शब्द में छोटी ई तथा बड़ी ई आते हैं और इनके मिलने से हमेशा बड़ी ई अगर प्राप्त हो रही है तो वहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। और इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ होता है और बड़ा ऊ हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि विद्याभ्यास जो है, इसके अंदर संधि होती है विद्या प्लस अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर पहले शब्द में आ रहा है और दूसरे शब्द में ए आ रहा है, तो आ प्लस ए मिलकर बड़ा आ बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से परमार्थ के अंदर परम प्लस अर्थ, तो पहले शब्द में ए आ रहा है और दूसरे शब्द में भी ए आ रहा है, अर्थात ए प्लस ए मिलकर बड़ा आ बन रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी भी शब्द के अंदर कौन सी संधि होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये सब आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पहली दीर्घ संधि। तो यहाँ पर दीर्घ संधि के अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दीर्घ संधि के अंदर जो परिणाम होगा वो आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ हमेशा प्राप्त होते हैं। ओके, सिर्फ आपको यही याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनको आप अगर खुद करके देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ जो है ये और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुण संधि। जिस संधि का परिणाम ए ओ तथा अर होता है वह गुण संधि कहलाती है। जब किन्हीं दो वर्णों के योग से ए ओ तथा अर हमें प्राप्त हो रहा हो तो इसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, अगर जो वर्णों का विकार है, वर्णों का जो मिलन है, उससे हमें ए ओ तथा अर प्राप्त हो रहे हैं, तो हम आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि इसके अंदर गुण संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ए और आ के साथ ई या बड़ी ई आती है तो यहाँ पर हमें ए प्राप्त होता है। ए या आ के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ आता है तो हमें ओ प्राप्त होता है। ए तथा आ के साथ अगर री आता है तो हमें अर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन सब के अंदर गुण संधि होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे कि महेश के अंदर महा प्लस ईश। ठीक है, आ प्लस ई से ए बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नरेश। ठीक है, नरेश के अंदर नर प्लस ईश, तो यहाँ पर ए प्लस ई से मिलकर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो यहाँ पर भी गुण संधि के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस संधि का परिणाम
ए ओ तथा अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए ओ तथा अर प्राप्त होता है, वही गुण संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आप पीडीएफ में देख सकते हैं और बड़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपके अभ्यास के लिए भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें आप करने पर आपको ये संधि और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का ये तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर जो अक्षर होंगे वो वृद्ध हो जाएंगे। वृद्ध का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमेशा ऊपर जो मात्राएं हमें प्राप्त होंगी वो दो प्राप्त होंगी। ठीक है, आई या फिर औ। ठीक है, इस तरह से हमें जो मात्राएं प्राप्त होंगी तो उसके अंदर हमेशा कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सदैव, इसके अंदर हमेशा दो मात्राएं आती हैं, तो यहाँ पर सदा प्लस एव, आ प्लस ए मिलकर बड़ा आई बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। इसी तरह से एकैक की बात करें तो ए प्लस ए मिलकर बड़ी ए बन रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है? ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं, तो जहां पर भी दो मात्राएं हमको बनती हुई दिखती हैं वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसके अलावा आपके अभ्यास के लिए भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें करने पर आपको ये सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। चलिए अगली संधि देखते हैं, यण संधि। यण संधि का जो अर्थ है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो यण अक्षर होते हैं य, रे, ल और वै। तो अगर संधि के अंदर ये अक्षर बन रहे हैं तथा इनसे पहले आधा अक्षर बन रहा है, ठीक है, आधा अक्षर बनने का मतलब क्या है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अध्याय के अंदर अधि प्लस आय, ओके, तो ई प्लस आ के मिलने से क्या बन रहा है? या बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं या बन रहा है, अर्थात यह बन रहा है और इससे पहले आधा अक्षर है कौन सा? ध। ठीक है, ये ध आधा अक्षर है। तो यण संधि में य व रे तथा ल से पहले हमेशा आधा अक्षर होगा। सिर्फ आपको यही याद रखना होगा। ओके, जो यहाँ पर मैंने मेन चीज दी है आपको सिर्फ यही याद रखनी होगी, तो आपका काम हो जाएगा। तो यण संधि आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्ययन के अंदर अधि प्लस अयन होता है, तो ई प्लस ए के मिलने से क्या बन रहा है? यह बन रहा है और उससे पहले आधा अक्षर बन रहा है, तो ये यण संधि होगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और आपके अभ्यास के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि जो कि स्वर संधि का अंतिम और पांचवा प्रकार है। अयादि संधि को भी आप सिर्फ इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। इसके नाम के अंदर क्या आ रहा है? अया, यानी कि अगर आपको किसी शब्द में अय, आय, इसके अलावा अव, आव आदि शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो ये शब्द क्या आते हैं? हमेशा अयादि संधि के अंदर ही आते हैं। ठीक है, किस तरह से? यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं। ए प्लस ए के मिलने से हमें अय प्राप्त हो रहा है, तो इसके अंदर हमेशा अयादि संधि होगी। इसी तरह से नाविक के अंदर नो प्लस इक, तो औ प्लस ई के मिलने से हमें आव प्राप्त हो रहा है, तो हमेशा क्या होगी? अयादि संधि होगी। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपके अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं। आई होप आपको स्वर संधि के सभी प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक्स दी हैं जैसे दीर्घ संधि की, तो यहाँ पर हमेशा आपको यही देखना है कि आ, ई तथा बड़ा ऊ हमेशा प्राप्त होगा दीर्घ संधि के अंदर। अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि के अंदर हमेशा हमें ए, ओ तथा अर प्राप्त होते हैं। सिर्फ आपको यही चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आप अगर बाकी कुछ भी याद नहीं रखते हैं तो भी काम चल जाता है। वृद्धि संधि की बात करें तो यहाँ पर आई तथा औ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमेशा दो मात्राएं प्राप्त होती हैं, ये याद रखना है वृद्धि संधि के अंदर। नेक्स्ट है यण संधि। तो यण संधि किन के अंदर होगी? जिनमें य, रे, ल तथा व अक्षर होंगे और इनसे पहले आधा अक्षर बनेगा, तो उनमें हमेशा यण संधि होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अध्ययन, इत्यादि, प्रत्येक, इन सब के अंदर क्या है? य, रे, ल, व से पहले आधा अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ पर तय आ रहा है, न आ रहा है, ध आ रहा है, तो इनमें हमेशा यण संधि होती है। और नेक्स्ट हमारी अंतिम संधि है अयादि संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अगर किसी शब्द के अंदर आय, अय, आव तथा अव आदि अक्षर आते हैं तो उसके अंदर हमेशा अयादि संधि होती है। तो ये था संधि का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।